कटिंग ऑफ स्ट्रिंग या स्प्रिंग एक बहुत ही कंसेप्चुअल एंड डाउटफुल टॉपिक है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत सारी गलती करते हैं क्योंकि उनको छोटी छोटी सी बातें नहीं पता होती, जिसे अपन इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो किसी भी रस्सी या स्प्रिंग को जब काटा जाता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अपन बनाएंगे इस वीडियो में। इसके अलावा एक बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में है, जिसको देखोगे तो आपके जेई, नीट, बिटसेट वगैरह जितने भी एग्जाम्स है सबके फंडे एकदम क्लियर हो जाने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन दो फंडों को समझेंगे कि अगर हमारे पास एक रस्सी पे दो ब्लॉक्स लगे हुए हैं और दो स्प्रिंग्स पे दो ब्लॉक्स लगे हैं तो इनका बिहेवियर कैसा होगा पहले समझना है। हमेशा अपन को रस्सी के बारे में एक बात ये ध्यान रखनी है, सपोज अगर इस रस्सी को यहां से काट दिया जाए तो ये दोनों ब्लॉक्स नीचे फ्री फॉल कर जाएंगे, दैट इज गिर जाएंगे, ये अपन को पता है। लेकिन अगर अपन ने इस स्प्रिंग को यहां से काट दिया तो अपन को देखने को एक्चुअली में ये मिलेगा कि ये वाला ब्लॉक तो नीचे भागेगा नो डाउट, लेकिन इस वाले ब्लॉक को अपन देख सकते हैं कि ये जो स्प्रिंग है खिंची हुई हालत में रहेगी। दैट मीन्स ये ऊपर उतना ही फोर्स लगाती रहेगी दैट वाज बिफोर द कटिंग ऑफ द स्प्रिंग, एंड नीचे mg रहेगी तो बैलेंस आउट रहेगी, तो ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वाला जो ब्लॉक है बीच में झूलता रह जाएगा। अब ऐसा होता क्यों ये अपन समझते हैं। कोई भी रस्सी जो होती है उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में चिपके हुए होते हैं और एक लाइन में होते हैं। तो जैसी कुछ भी यहाँ पे आपने हरकत की तो वो इन्फॉर्मेशन खटैक से ऊपर पहुंच जाती है। जैसे अगर यहाँ से कट किया तो स्प्रिंग में खटैक से टेंशन जीरो हो जाता है। लेकिन स्प्रिंग में पंगा ये रहता है कि स्प्रिंग को खींचने में या दबने में लगता है टाइम, और इस टाइम की वजह से जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर है वो बहुत स्लो होती है। तो सपोज जैसे आपने यहाँ से कट कर दिया स्प्रिंग को, तो नीचे वाली स्प्रिंग को ये चीज पता ही नहीं लगेगी कि ऊपर की स्प्रिंग कट गई है, और उसको सिकुड़ने में लगेगा समय। तो इस वजह से हम बोल रहे हैं कि इसकी जो स्प्रिंग फोर्स इस ब्लॉक पे लगेगी वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो एक एक करके अपन इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, थोड़ी सी मैथ्स इन्वॉल्व करते हैं। तो अगर अपन इस चीज को समझे कि ऊपर वाले ब्लॉक की कंडीशन क्या है शुरू में, तो ऊपर 5 किलो पे अपन बोल सकते हैं ऊपर से एक टेंशन T2 लग रही होगी, नीचे एक टेंशन T1 लग रही होगी और नीचे mg इसका 50 लग रहा होगा। उसी तरीके से नीचे वाले ब्लॉक के बारे में बात करें तो नीचे लगेगी इसकी 50, ऊपर लगेगी टेंशन T1। अब अगर नीचे वाला ब्लॉक और ऊपर वाला ब्लॉक इक्विलिब्रियम में, दैट मींस ऊपर वाली फोर्स बराबर नीचे वाली फोर्स, राइट। तो आप बोलोगे T1 तो सीधा सीधा 50 आपको दिख ही जा रहा होगा, तो T1 हो सकता है 50 न्यूटन। ठीक है, अब T1 भी 50 है और ये भी 50 है, तो ये दोनों मिलके 100 हो जाएंगे, तो T2 हो जाएगा 100। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये देखने को मिल रही है कि ऊपर वाला जो रस्सी है उसने इन दोनों ब्लॉक्स को संभाले हुए है, तो ऊपर वाली रस्सी में 100 न्यूटन का फोर्स है। नीचे वाली रस्सी ने सिर्फ 5 किलो वाले ब्लॉक को ही संभाले हुए है, तो नीचे वाले रस्सी में 50 न्यूटन का टेंशन है। नेक्स्ट बात ये समझनी है कि अगर हम ऊपर वाली रस्सी को काट देते हैं तो ऊपर का जो टेंशन T2 है ये फटाक से जीरो हो जाएगा। अब सवाल आता है इसमें क्या टेंशन होगा, ये अपन अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो ये तो समझ में आ रहा है कि ऊपर वाली रस्सी को काट दिया तो ये दोनों ब्लॉक साथ में नीचे जाएंगे। तो अपन इन दोनों को अगर एक सिस्टम मान लें तो अपन ये बोल सकते हैं ये दोनों साथ में किसी ए एक्सेलरेशन से सपोज नीचे जाने लगे। अब हम बोल सकते हैं इन दोनों पे जो फोर्स लग रही है वो तो धरती माता का mg फोर्स ही लग रही है, दैट इज वेट ऑफ द ब्लॉक्स। तो दोनों 5-5 किलो मतलब 10 किलो, तो 10 इंटू ए बराबर टोटल फोर्स जो होगी 100 न्यूटन होगी। तो यहां से आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन सीधा सीधा 10 आ जाती है। तो वंस अपन को ये समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन 10 न्यूटन है, अब किसी भी एक ब्लॉक को अगर आप पकड़ो तो आपको मालूम है कि ये 10 के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो इस पे क्या क्या लगेगा, देखो इसका 50 लगेगा और नीचे एक टेंशन लगेगा। तो अपन बोल सकते हैं अगर ऊपर वाले ब्लॉक के लिए बात करूं तो 50 प्लस टी बराबर m इंटू ए कर सकते हैं। तो अगर मैं लिखूं 50 प्लस टी बराबर 5 इंटू ए, तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में 50, राइट साइड में 50 कट जाएगा, दैट मींस टेंशन को जीरो होना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपन बता सकते हैं कि नीचे वाले रस्सी में जो टेंशन है वो भी जीरो हो जाएगी, दैट मींस टेंशन तुरंत से चेंज हो सकती है। लेकिन अब यही चीज अपन स्प्रिंग में थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा एफबीडी बना लेते हैं। तो ये जो 5 केजी का ब्लॉक है इसके ऊपर एक अलग से स्प्रिंग फोर्स लगेगी, मान लेते हैं एफ स्प्रिंग 1 लग रही है, नीचे इसके ऊपर एफ स्प्रिंग 2 लगेगी और इसके अलावा इसकी वेट लगेगी mg। ऐसी नीचे वाले के लिए अपन बनाए तो नीचे इसके 50 लग जाएगी और ऊपर इसके एफ स्प्रिंग 2 लग जाएगी। अब पहले सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में था, दैट इज बिफोर कटिंग द स्प्रिंग, तो अपन ये बोल सकते हैं ये फोर्स और ये फोर्स बैलेंस होगी, तो एफ sp2 की जो वैल्यू है वो 50 हो जाने वाली है। ये 50 और ये 50 100, तो एफ sp1 विल बी ऑल्सो 100। अब ये हो गई बिफोर कटिंग ऑफ द स्प्रिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन की हालत। अब मुद्दा आता है कि अगर अपन ने ये वाली स्प्रिंग को कट किया तो क्या होगा। ये स्प्रिंग को जैसे ही कट किया तो आप सोच सकते हो यहां से अगर कट किया है तो इस ब्लॉक के ऊपर से तो सपोर्ट चला गया, मतलब ये तो अब नीचे भागने वाला है, ऊपर वाली स्प्रिंग फोर्स जीरो हो गई क्योंकि हमने यहां से उसको काटा है। ठीक है, अगर यहां से स्प्रिंग को काटा जाए तो अपन बोलेंगे इस 5 केजी पे ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स पहले लग रही थी वही लगती रहेगी, तो यहाँ पे स्टेबल रह जाएगा, ये रुका रह जाएगा।
लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ से अपन ने काटा है, ठीक है, इसको समझना ध्यान से। यहाँ से अगर अपन ने काटा तो ये वाली एफ स्प्रिंग जो है फटाक से 0 हो जाने वाली है। तो इस 5 पे आप देखोगे ये दोनों एज इट इज लगती रहेगी, क्योंकि नीचे वाली स्प्रिंग को ये पता ही नहीं लगेगा कि ऊपर वाली स्प्रिंग कट चुकी है। तो FSP2 जो है वो चेंज नहीं होगी, ऊपर वाली स्प्रिंग 0 हो जाएगी फोर्स, क्योंकि हमने यहाँ से काटा है। तो यहाँ के हिसाब से अपन ये बोल सकते हैं ऊपर वाली फोर्स अगर 0 हो गई तो अपन बोलेंगे FSP2 प्लस 50 बराबर टोटल फोर्स बराबर m है। तो ऊपर वाली ब्लॉक का मास 5 इंटू ऊपर वाले का एक्सेलरेशन सपोज A2 बोल देता हूं, ऊपर वाला नंबर 2 ब्लॉक है, नीचे वाला नंबर 1 ब्लॉक है। तो इस हिसाब से अगर FSP2 चेंज नहीं हुआ है तो FSP2 की वैल्यू अभी भी 50 रहेगी। तो ये हो जाने वाला है 100 डिवाइडेड बाय 5 बराबर A2। तो 520 is 100, तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ऊपर वाले का एक्सेलरेशन हमको मिल जाने वाला है कि ऊपर वाला 20 के एक्सेलरेशन से नीचे भागने लग जाएगा। अब बारी आती है नीचे वाले ब्लॉक की। तो नीचे हमने क्या बोला, FSP2 चेंज नहीं हुई है, दैट मींस ऊपर अभी भी ये 50 लगाएगा और नीचे जो इसका वेट 50 है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। दैट मींस नीचे वाला जो ब्लॉक है वो वहीं पे कुछ समय के लिए, कुछ माइक्रो नैनो सेकेंड्स के लिए वहीं रुका रह जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में ही पूछता है जैसी स्प्रिंग को कट किया या स्ट्रिंग को कट किया तो क्या होगा। तो रस्सी में हमेशा ध्यान रखना है, रस्सी का जो फोर्स है खटैक से चेंज हो जाता है, लेकिन स्प्रिंग का जो फोर्स है वो खटैक से चेंज नहीं होता है। और ये भी ध्यान रखना है कहां से काटा गया है। तो आई होप इससे आपका स्प्रिंग और स्ट्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। एक बहुत ही तगड़ा सवाल अपन देखते हैं जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। तो इस सवाल में अगेन वो बोलता है हमसे कि अगर हमने ऊपर वाले स्प्रिंग को काटा या एक बार नीचे वाले स्प्रिंग को काटा, हम दो केसेस बनाएंगे। तो उस केस में ऊपर वाले का और नीचे वाले का जो एक्सेलरेशन है वो क्या क्या होगा, ठीक है। तो केस नंबर फर्स्ट ले रहा हूं जिसमें अपन यहां से स्प्रिंग को कट कर रहे हैं। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन बना लेना। तो फर्स्ट केस के लिए मैं बात कर रहा हूं, ऊपर वाले ब्लॉक की अगर हम FBD बनाएंगे तो ऊपर इसकी स्प्रिंग फोर्स 1 लगेगी, इसको FSP1 ही बोल दो, नीचे mg भी लगेगी और नीचे एक FSP2 लगेगी। सिमिलरली नीचे आप ध्यान देना 2m है तो इसका नीचे 2mg लगेगा, ऊपर अपन बोलेंगे FSP2 लगेगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप बोल सकते हो ये रुका होगा तो ऊपर वाली फोर्स बराबर नीचे वाली फोर्स, तो दैट मींस FSP2 इक्वल्स 2mg हो जाएगा। और ये अगर 2mg और ये mg तो 3mg हो गए दोनों मिला के, तो FSP1 की वैल्यू हो गई 3mg। दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो हमेशा क्वेश्चन को एनालाइज करने से पहले इक्विलिब्रियम की कंडीशन को बना लेना। तो फर्स्ट केस जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें ऊपर वाली स्प्रिंग को हम काट रहे हैं तो खटैक से ऊपर वाली फोर्स तो 0 हो जाने वाली है। अब इस मास पे आप सोचोगे mg भी लग रही होगी, FSP2 भी लग रही होगी जिसकी वैल्यू 2mg है, तो अल्टीमेटली इस पे नीचे 3mg लग रही होगी। तो अपन बोलेंगे नीचे लगेगी 3mg और यही इसको एक्सेलरेट कराएगी, तो बराबर m इंटू A1। तो मान लेते हैं ये वाला ब्लॉक नंबर 1 है और ये वाला ब्लॉक नंबर 2 है। तो यहां से अपन A1 अगर निकालते हैं तो सीधा सीधा आप देख सकते हैं m से m कट जाएगा, तो A1 की वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ g। सिमिलरली नीचे वाले के बारे में आप सोचोगे तो वही होगा, इस पे ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये तो चेंज होगी नहीं, तो ये फोर्स और ये फोर्स बराबर हो जाएगी। तो यहां से अपन बोल सकते हैं A2 की वैल्यू सीधा सीधा 0 हो जाती है। तो हमको ये दिखेगा कि नीचे वाला ब्लॉक जो है वो उड़ता रह गया और ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो 3 टाइम्स g से एक्सेलरेट करता हुआ नीचे भागेगा। सेकंड केस को भी फटाफट से अपन देख लेते हैं। तो इस केस में मैं बोल रहा हूं कि अपन ने मान लो नीचे वाली स्प्रिंग को काट दिया। तो अगर अपन नीचे वाले स्प्रिंग को काट देंगे तो अपन को ये चीज समझनी होगी कि इस वाले ब्लॉक पे यहां से अगर कट किया है तो ये वाली स्प्रिंग फोर्स तो 0 हो जाएगी खटैक से, तो ये वाली फोर्स अगर चली गई तो इसके ऊपर तो नीचे 2mg लगेगी। तो अपन इसके लिखेंगे 2mg बराबर 2m इंटू a, तो 2m से 2m कटा तो a बराबर g हो जाएगा। तो ये हो गया नीचे वाले ब्लॉक का हालत। तो अब अगर अपन समझे कि इस स्प्रिंग को अपन ने काट दिया है तो अपन बोल सकते हैं ये वाली स्प्रिंग जो है वो खिंची हुई हालत में ही रह जाएगी। तो इस मास पे अपन बोल सकते हैं नीचे की तरफ जो स्प्रिंग फोर्स है वो तो उतनी ही रह जाएगी, दैट इज 2mg, और ऊपर वाले स्प्रिंग की वजह से 3mg रह जाएगी। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये वाला ब्लॉक जो है ये रेस्ट कंडीशन में ही रह जाएगा, इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो ऊपर वाले ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी 0। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली से बताना कोई भी और प्रॉब्लम आपको इससे रिलेटेड अगर आती है तो वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू गाइस। सो इसी के साथ वीडियो को कंक्लूड करेंगे। टेक केयर एंड बहुत बढ़िया से सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए NLM की कंप्लीट प्लेलिस्ट भी आप चैनल पे देख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।